So our next topic is triple integration. Let f of x, y, z be a continuous function of three independent variables x, y and z defined over a closed and bounded region enclosing a volume V in R cube. तो ट्रिपल इंटीग्रेशन पे में now f is a function of x, y as well as z. So it is a continuous function of three independent variables now defined on a region enclosing a volume V. Divide the region into a number of parallelepipeds by drawing planes parallel to the coordinate planes inside the region enclosing volumes delta 1, delta v1, delta v2, and so on up to delta vn. Then the sum r goes from 1 to n, f of xr, yr, zr, delta vr, where delta vr approaches to 0 and n approaches to infinity, is defined as the triple integral of the function f of x, y, z with over the volume v. So dv भी लिख सकते हो आप इसको और dx, dy, dz भी लिख सकते हो. So this sum where as limit delta v approaches to 0 and n approaches to infinity is defined as integration, triple integration of the function over the volume v. So dv लिख दो या dx, dy, dz. सो यहाँ पे उन्होंने बोला है जो डिवाइड द रीजन इनटू नंबर ऑफ पैरेललोपिपेड्स इट इज़ कि जब हम लाइन इंटीग्रल करते थे तो हम ए टू बी की पार्टीशन करते थे x1 x2 एंड सो ऑन. तो हम ऐसे पार्टीशन करते थे, हमारे पास ये स्ट्राइप्स बनती थी. जब हम 2D पे आ गए डबल इंटीग्रेशन पे तो हमने x की भी पार्टीशंस की और साथ में y की भी पार्टीशंस की. तो देखो हमें रेक्टेंगल्स मिल जाते हैं बहुत सारे. दीज आर द रेक्टेंगल्स. जब आप 3D में रीजन की पार्टीशन करोगे तो x की भी पार्टीशन करोगे, y की भी करोगे और साथ में z की भी करोगे. इन दैट केस यू विल बी गेटिंग अ नंबर ऑफ पैरेललोपिपेड्स. सो बेसिकली आपने रीजन को डिवाइड कर दिया into number of parallelepipeds and then integrating the given function over each parallelepiped and taking their sum. It gives you the triple integration or the volume integral. Now for evaluation it can be expressed as the repeated integral. तो जब हमने evaluate करना है किसी इंटीग्रल को over volume v, so it is expressed as repeated integral this, where क्योंकि अब सबसे पहले dx लिखा है तो x1 x2 लिमिट्स, y की लिमिट्स y1 y2 एंड dz है तो z1 z2. नाउ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डिपेंड्स अपॉन द लिमिट्स. तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने लिया लेट z1 इज इक्वल टू f1 ऑफ xy एंड z2 इज अ फंक्शन ऑफ सेकेंड फंक्शन ऑफ x एंड y. तो अब आपका z1 और z2 जो है वो क्योंकि x और y पे डिपेंड कर रहा है तो इसीलिए आप फंक्शन को सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करोगे, ट्रीटिंग x एंड y एज कांस्टेंट एंड टेकिंग लिमिट्स z1 टू z2. देन y1 एंड y2 आर फंक्शंस ऑफ x ओनली. सो जब आपने विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट कर दिया और z की लिमिट्स पुट कर दी ये वाली तो आपके पास z फंक्शन ख़त्म हो गया. अब x और y रह गया. अब क्योंकि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x phi1 to phi2 तो नाउ वी विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x इज कांस्टेंट एंड देन फाइनली वी विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द लिमिट्स कि सबसे पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू z करना है, x करना है या y करना है. When x1 x2 y1 y2 and z1 z2 are constant then the order of integration is immaterial. अगर ये सारे कांस्टेंट्स हैं तो आप पहले विद रिस्पेक्ट टू x फिर y फिर z करो या पहले y करके फिर z फिर x करो या z करके y x करो, you will get the same answer. But if the limits are not constant, in that case you need to be very careful about the order of integration. So now let us come to the first example. In this example they are saying evaluate. अब जब क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे दिया होता है तो जो लिमिट्स दी हुई हैं वो लिमिट्स जो हैं वो अकॉर्डिंगली आपको दिया हुआ है dz, dx, dy. सो क्योंकि यहाँ पे dz है इसका मतलब ये वाली जो लिमिट्स हैं ये z की हैं
उसके बाद dx है, तो जो सेकेंड लिमिट्स हैं वो x की हैं, एंड देन dy है, तो जो थर्ड लिमिट्स हैं वो y की है। तो जो थर्ड नंबर पे होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और सो बहुत इजी है। सबसे पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू z करना है इसको इंटीग्रेट। फंक्शन log z ही है, x और y तो इसमें है ही नहीं है। सो log z की इंटीग्रेशन हमें आती है 1 इंटू लॉग जेड करके, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन जब आप करोगे तो इनके पास आ रहा है ये log z इंटू 1 किया। सो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन log z एज इट इज़ इंटू 1 की इंटीग्रेशन z, देन log z की डिफ्रेंशिएशन 1/z इंटू 1 की इंटीग्रेशन z। सो यहाँ पे लिमिट्स पुट की, ये माइनस log 1 और यहाँ पे बन गया 1 dz। सो फाइनली ये आंसर आ गया x टाइम्स e रेज़ टू पावर x प्लस 1। आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इस इंटीग्रल की यहाँ पे पुट कर देंगे, ये पुट कर दी। अब इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पे x ई रेज़ टू पावर x है तो फिर से u v रूल लगेगा। x ई रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन होती है x ई रेज़ टू पावर x माइनस ई रेज़ टू पावर x, ई रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर x और 1 की इंटीग्रेशन आ गई x। सो ये बन गया x माइनस 2 टाइम्स ई रेज़ टू पावर x प्लस x। ये इन्होंने करके दिखा दिया यहाँ इंटीग्रेशन। अब लिमिट्स पुट की हैं। सो log y माइनस 2 इंटू ई रेज़ टू पावर log y प्लस log y और फिर ज़ीरो पुट करेंगे तो ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी ये वाली। सो यहाँ पे बचा हमारे पास माइनस ऑफ माइनस 2। सो इस पूरी टर्म को सॉल्व करके फाइनली ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। सो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं पहले। y log y और ये log y, y प्लस 1 log y माइनस 2y प्लस 2। इसके लिए फिर हमारे पास u v रूल लगेगा, आइलेट लगेगा, आई मीन टू से। सो इन्होंने तीनों इंटीग्रेशंस को अलग अलग लिख दिया। ये बन गया यहाँ पे log y एज इट इज़ इंटू इसकी इंटीग्रेशन माइनस 1/y इंटू इसकी इंटीग्रेशन सेम, देन y की इंटीग्रेशन y²/2 एंड 1 की इंटीग्रेशन y, एंड लिमिट्स पुट करके सिंपल ये कैलकुलेशंस हैं, इनको सॉल्व करके फाइनली यू आर गेटिंग द रिक्वायर्ड आंसर। 1/4 इंटू 1 प्लस 8e माइनस 3e स्क्वायर इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। Next is example number